जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 6 अगस्त 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने हाल ही में किस देश की यात्रा की है? आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो हमारे देश के जो वायुसेना के प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह जी, उनके द्वारा हाल ही में वियतनाम की यात्रा की गई है। अब उनकी ये जो यात्रा थी ये 3 दिन की यात्रा थी और इस यात्रा का उद्देश्य था भारत और वियतनाम के बीच में जो रक्षा संबंध है और जो सैन्य सहयोग है उसको मजबूत करना। इस यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौदे पर प्रगति हुई है। यानी कि जो भारत और वियतनाम के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के जो सौदा हुआ है उस पर बातचीत हुई है, उसको और आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर बात हुई है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। तो इसका डेवलपमेंट किया था भारत और रूस ने। और ये जो ब्रह्मोस नाम है ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है। और ये 2007 से भारतीय सेना में, नौसेना में और वायुसेना में शामिल है। और इसकी जो वॉरहेड क्षमता है ये है 200 से 300 किलोग्राम और इसकी रेंज है 290 से 450 किलोमीटर तक। और इसकी जो गति है वो 2.8 से लेकर 3.0 मैक तक। और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाले देश कौन कौन हैं? इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। देखिए, बात हुई है वियतनाम की, तो वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है और वियतनामी डोंग यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं तो लाम और प्रधानमंत्री हैं ले मिन हंग। और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं रेड रिवर और मैकांग नदी। मैकांग नदी के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह 6 देशों से होकर के बहती है, जिसमें चाइना है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और वियतनाम है। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट किस खगोलीय पिंड से टकराया है? तो दोस्तों, हाल ही में जो फाल्कन 9 नामक रॉकेट है ये चंद्रमा से टकराया है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है हाल ही में। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट हाल ही में चंद्रमा से टकराया है। तो हुआ क्या था कि रॉकेट का ऊपरी चरण, यानी कि जो रॉकेट लॉन्च की जाती है उसका जो ऊपरी चरण होता है ये जनवरी 2025 में अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। और इसका जो मिशन था वो अमेरिका और जापान के 2 लूनर लैंडर को अंतरिक्ष में भेजना था। मिशन पूरा हो गया। उसके बाद जो रॉकेट का ऊपरी चरण होता है ये अंतरिक्ष में अनियंत्रित होकर के घूमता रहा और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी जो कक्षा है वो बदल गई और ये चंद्रमा से जाकर के टकरा गया। तो ये घटना हाल ही में हुई है। चंद्रमा के किस स्थान पर ये रॉकेट टकराया है? तो आइंस्टीन क्रेटर के पास जो चंद्रमा का दृश्यमान भाग होता है जिसे हम देख पाते हैं वहाँ पर ये टकराया है। और इसका जो वजन था, यानी कि ये जो रॉकेट का ऊपरी हिस्सा था इसका वजन कितना था? लगभग 4000 किलोग्राम। और इसकी जो गति थी वो लगभग 8690 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, तो ये जाकर के हाल ही में चंद्रमा से टकराया है। फाल्कन 9 रॉकेट की बात करें तो ये स्पेस एक्स की रॉकेट है और स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? एलन मस्क। और इसका जो पहला प्रक्षेपण है ये 2010 में किया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 70 मीटर है और इसकी विशेषता यह है कि यह दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पुनः उपयोग योग्य रॉकेट है। अगला क्वेश्चन है, मिशन क्लाउडेड लेपर्ड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका मेघालय। तो दोस्तों, मेघालय राज्य के द्वारा मिशन क्लाउडेड लेपर्ड को हाल ही में शुरू किया गया है, जिसकी घोषणा मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड संगमा जी उनके द्वारा की गई है। और इसका उद्देश्य है कि जो क्लाउडेड लेपर्ड है, जो कि एक प्रकार की बिल्ली होती है, एक प्रकार का लेपर्ड है, ये बिल्ली प्रजाति का है, तो उसके आवास का संरक्षण करना और उसकी पुनर्स्थापना करना। और जो क्लाउडेड लेपर्ड है ये मेघालय राज्य का राज्य पशु भी है।
तो इसके बचाने के लिए मेघालय राज्य ने मिशन क्लाउडेड लेपर्ड शुरू किया है। मेघालय की बात करें तो शिलोंग इसकी राजधानी है। CH विजय शंकर राज्यपाल हैं। कॉनरेड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर झील है उमियम झील, नदी है कोपिली नदी, और राष्ट्रीय उद्यान है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, कुछ वन्यजीव संरक्षण योजनाएं डिस्कस करते हैं, यानी कि वन्य जीवों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो ये 1973 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था भारत में बाघों की जो घटती संख्या है उसको रोकना। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका उद्देश्य जंगली हाथियों और उनके आवास की रक्षा करना। प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू किया गया था और भारत के जंगलों में चीतों को पुनः बसाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पर चीते पाए जाते हैं। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था जो घड़ियाल होते हैं और जो मगरमच्छ होते हैं उनकी प्रजातियों का संरक्षण करना। तो ये वन्य जीवों के संरक्षण की योजनाएं हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 संसद में किसने प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा नित्यानंद राय ने। तो हाल ही में दोस्तों संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया है। अब ये राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा, उनके सिग्नेचर के बाद ये कानून बन जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रस्तुत किसने किया था? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। अब ये जो संशोधन विधेयक आया था इसके माध्यम से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया गया था, यानी कि जो 1969 का कानून था उसमें संशोधन अब 2026 में किया गया है। इसका उद्देश्य है जन्म एवं मृत्यु का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना, यानी कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यही है कि लोग अपने जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है वो सुनिश्चित करें। तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं? तो इसमें कहा गया है कि यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो प्रामाणिकता का सत्यापन अनिवार्य होगा। यानी अगर किसी का जन्म हुआ है और उसकी सूचना 1 वर्ष के बाद दी जाती है और 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो उसको सत्यापित करना अनिवार्य होगा। सत्यापन के बाद ही पंजीकरण होगा। इसी प्रकार से अगर किसी मृत्यु की सूचना 1 वर्ष से बाद और 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो उसका सत्यापन करवाना भी अनिवार्य होगा। जब सत्यापन हो जाएगा उसके बाद उसका पंजीकरण किया जाएगा। तो इसमें सत्यापन कौन करेंगे? जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि इनकी स्वीकृति जरूरी होगी। और इसमें उप विभागीय मजिस्ट्रेट यानी SDM और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट, तो ये स्वीकृति देने वाले अधिकारी होंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन त्रिशूल के तहत 2019 से अब तक कुल कितने भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है? आंसर हो जाएगा 274। तो दोस्तों 2019 से एक ऑपरेशन चल रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन त्रिशूल, जिसका उद्देश्य विदेशों में जो छिपे भगोड़े होते हैं और अपराधी होते हैं उनका पता लगाना, उनकी गिरफ्तारी करना और विदेश से भारत लाना। ठीक है, तो ये 2019 से जारी है और 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ठीक है, तो 2025 में 70, 2026 में जुलाई तक 45 भगोड़ों की हाल ही में वापसी हुई है। और ये जो ऑपरेशन त्रिशूल है इसमें कौन कौन काम करता है? तो इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, CBI, रॉ और स्टेट पुलिस और इंटरपोल, ये सभी मिलकर के ये ऑपरेशन चलाते हैं, जिसके द्वारा विदेशों में जो भारत के अपराधी हैं, छिपे हुए होते हैं, उनको भारत वापस लाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेशन जल राहत, असम में बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य है, यानी असम में जो अभी बाढ़ आई थी उसमें बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन जल राहत चलाया गया था। ऑपरेशन अमिस्ताद इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेनेजुएला में अभी जो भूकंप आया था उसमें भारत ने जो मानवीय सहायता प्रदान की थी उसके लिए
ऑपरेशन अमिस्तार चलाया गया था। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर सेल गुजरात में चलाया गया था ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए। ऑपरेशन डेल्टा हंट गुजरात में चलाया गया था अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों विशेषकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बात करें तो ये अमेरिका द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों के विरुद्ध अभियान था। ऑपरेशन रोरिंग लायन इसराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध चलाया गया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये अमेरिका द्वारा ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने के लिए चलाया गया था और ये उसका कोड नेम था। ऑपरेशन सिंधु ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए चलाया गया था भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, टूर डी फ्रांस फैम्स से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों हर्षिता जाखड़। तो भारत की युवा साइकिलिस्ट हैं हर्षिता जाखड़। तो उन्होंने हाल ही में इतिहास रचा है और वो टूर डी फ्रांस फैम्स से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यानी कि ये जो टूर डी फ्रांस फैम्स है यह एक प्रकार की साइकिलिंग प्रतियोगिता है और इसमें कौन जुड़ी हैं? हाल ही में हर्षिता जाखड़ जुड़ी हैं। और इस दल में यानी कि उनका जो दल है उसमें अफगानिस्तान, अल्जीरिया, चिली, इथियोपिया, नामीबिया, युगांडा इन सभी देशों के जो साइकिलिस्ट हैं वो शामिल किए गए हैं। ये जो प्रतियोगिता है ये 1 अगस्त से शुरू हुई है लुसान स्विट्जरलैंड से और इसका समापन होगा 9 अगस्त 2026 को नीस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना किया है? आंसर हो जाएगा 6.7%। तो पहले ये अनुमान 6.6% था, अब इसको बढ़ा करके 6.7% कर दिया गया है। तो आरबीआई ने ये कहा है कि भारत की जो जीडीपी वृद्धि है 2026-27 में वो 6.7% की दर से होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो रेपो रेट है उसको आरबीआई ने 5.25% ही रखा है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। चलिए जानते हैं जीडीपी क्या होती है और रेपो रेट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो जीडीपी की बात करें तो इसे सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। तो किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। यानी जीडीपी का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में किसी देश में जो दोस्तों अब हम समझते हैं रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है। जैसे इसको समझ लेते हैं, जैसे हम सभी लोन लेने के लिए कहाँ पर जाते हैं? बैंक में जाते हैं, जो आपके आसपास बैंक होता है वहाँ पर जाते हैं। और फिर वो जो बैंक है वो लोन कहाँ से लेता है? वो लेता है आरबीआई से। तो आरबीआई जिस रेट पर वो लोन देता है उस रेट को रेपो रेट बोला जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भुवनेश्वर ओडिशा में किया जा रहा है। तो 5 से 7 अगस्त तक ये बैठक आयोजित की जाएगी और इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जी शामिल होंगे। और इसकी थीम वही होगी जो इस बार के ब्रिक्स समिट की थीम है, बिल्डिंग रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसकी जो स्थापना है या इसकी जो पहली बैठक है 2009 में रूस के एकातेरिनबर्ग में हुई थी। इसके मूल सदस्य हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वर्तमान में इसके 11 सदस्य देश हैं जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया और सऊदी अरब हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी भारत कर रहा है, जिसकी बैठक सितंबर में होगी और इसकी थीम है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप रावत का निधन कब हुआ है? 4 अगस्त 2026 को उनका निधन हुआ है। दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा का जो प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक था महाभारत, उसमें उन्होंने अश्वत्थामा की भूमिका निभाई थी और उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं जैसे लगान है 2001 की और गजनी है 2008 की। ये उनकी प्रमुख फिल्में रही हैं। बाकी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है प्रदीप रावत जी ने, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है।
इसके अलावा पूर्व राज्यपाल D.Y. पाटिल का भी हाल ही में निधन हुआ है। वो कांग्रेस के लीडर थे। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे 1967 से 78 तक और त्रिपुरा के राज्यपाल 2009 से 2013 तक। बिहार के राज्यपाल रहे हैं 2013 से 2014 तक। कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं पश्चिम बंगाल के 2014 में। ठीक है, तो D.Y. पाटिल का हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्रहान का भी निधन हुआ है। इनके बारे में आपको याद रखना है। तो उनकी अध्यक्षता में एक लिब्रहान आयोग बना था और इसका जो गठन किया गया था, यानी ये जो आयोग बना था वो इसलिए बना था कि जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की परिस्थिति बनी थी, उसकी जांच करने के लिए बना था और इसने रिपोर्ट सौंपी थी 2009 में। और इसकी विशेषता ये थी कि भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले जांच आयोगों में से एक आयोग था लिब्रहान आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? तो ICAR निषाद भोपाल के द्वारा डेवलप की गई है। तो दोस्तों, स्वाइन फीवर जो है ये जो सुअर होते हैं उनमें फैलने वाला एक रोग है, तो उसके लिए वैक्सीन बनाई गई है भारत में और ये पहली स्वदेशी वैक्सीन है भारत की जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर में इस्तेमाल की जाएगी। तो इस वैक्सीन को हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी ने देश को समर्पित किया है और जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो इस वैक्सीन को ICAR और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, जिसे निषाद बोला जाता है, जो कि भोपाल में स्थित है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है और इसका इस्तेमाल जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर से संक्रमित सुअर होंगे उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर की बात करें तो ये सुअर में होने वाला रोग है और इसकी जो मृत्यु दर है वो लगभग 100% है, यानी कि अगर किसी सुअर को ये हो जाता है तो उसकी मृत्यु 100% निश्चित ही होती है और इसका मानव में संक्रमण नहीं फैलता है। बात करें अगर हम राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य है जो संक्रामक बीमारियां होती हैं जो पशुओं में होती हैं उनके रोगों पर रिसर्च करना। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट का कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जुलाई की जो ई बुक है वो आ गई है, उसको प्राप्त कर लीजिएगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे PDF भी मिल जाएंगे, उनको प्राप्त करें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के आप टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत का 101 बार रामसर स्थल कौन बना है? ग्लो झील। और RBI की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? मोनिशा चक्रवर्ती। कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। कैंडेरी हुरुन इंडिया महिला लीडर्स लिस्ट 2026 में टॉप 10 में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की महिला लीडर कौन बनी है? अवनी लेखरा। और भारत में बैंकिंग कवरेज कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? 99.92%। भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी डीजल ईंधन को लॉन्च किया है? XWG डीजल को। चांदीपुरा वायरस हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि गुजरात में संक्रमण से 22 बच्चों की मौत हुई है। भारत ने क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना कब शुरू की है? 4 अगस्त को। भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सतीश गुजराल की जन्म शताब्दी पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? डाक विभाग ने। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था ग्लो झील। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट किस खगोलीय पिंड से हाल ही में टकराया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप लोग कहते रहते हैं PDF कहाँ मिलती है? टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, स्टडी कर ऑफिशियल इसका नाम है। तो वहाँ पर जाकर के आपको PDF मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर ऐप में जाएंगे तो आपको ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों, ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।